नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के बहाने कांग्रेस के एकता प्रदर्शन की। इसे एकता प्रदर्शन कहा तो जा रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के मंच पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ तो हुए, लेकिन एकता दिखी नहीं। एकता के प्रदर्शन के इस प्रयास में भी कांग्रेस का मंच आपसी छींटाकशी में उलझा रहा। कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा था कि सांप और बिच्छू जितने होते हैं उतने ही चमचे भी होते हैं। मंगलवार को पूर्व कांग्रेस मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बिलासपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा के मंच से चरणदास महंत पर एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि हम किसी नेता के चमचे नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। डहरिया के अलावा भी कई नेताओं के बयान चर्चा में रहे, यानी जो मंच वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए था, वहां भी गुटबाजी का मौका कांग्रेसियों ने दे ही दिया। इससे पहले सचिन पायलट ने रायपुर में मीडिया से मुखातिब होकर कांग्रेस की आपसी खींचतान और बयानबाजी से मुद्दों पर लिपापोती करने की कोशिश की थी। एक तरह से कह सकते हैं कि एकजुटता दिखाने का प्रयास किया था। पायलट ने रविंद्र चौबे के भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले बयान पर भी कहा कि सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, व्यक्ति विशेष की कोई बात नहीं है। वही महंत के चमचा, सांप और बिच्छू वाले ये बयान पर कहा कि कांग्रेस विपक्ष की सक्रिय भूमिका निभा रही है, कांग्रेस डिसिप्लिन पार्टी। बिलासपुर में पायलट ने सभा के मंच से उन्होंने कहा कि वोट चोरी से बनी भाजपा की डबल इंजन सरकार केवल धुआं फेंक रही है, जनता की परेशानियों पर काम नहीं हो रहा। बीजेपी को जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर कांग्रेस की वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान और सभा को फर्जी बताते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी को लेकर कोई मसला नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस बीच खुद कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया, गलत तरीके से नाम जुड़वाने का। राहुल गांधी ने शगुफा उठाया है, यह विजय शर्मा का कहना है कि इसके पीछे अब कांग्रेस के नेता चल पड़े। अब आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान सारे देश में चला रखा और इसकी प्रभावशीलता का आकलन तो खैर अंततः होगा ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे अभियानों के बाद भी कांग्रेस क्या एकजुट नहीं हो पा रही। और वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा कितना सही है, क्या छत्तीसगढ़ के लिए सही है, और क्या यह अभियान कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं को एक साथ लाने की एक कोशिश है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे, उससे पहले बयानों पर एक नजर। अब कांग्रेस लगातार हार से इतनी बौखलाई हुई है, वो चाहे देश में चाहे छत्तीसगढ़ में, और ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह से उलझुल हरकत कर रहे हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा सरसों का दाना भी मिल जाए तो अपने आप को अब वो तो मिसाइल मिल गया समझ रहे। अरे लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी एटम बम के बाद अभी हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज विजय जागीर जी पूरे मंच का व्यवस्थाएं देख रहे थे, साथ ही वरिष्ठ नेताओं का भाषण भी करा रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग, हमारे प्रभारी पायलट सर आए, उस वक्त अमरजीत भगत जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने उनको थोड़ी देर रोककर पायलट सर आने की सूचनाएं दे। और ये प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी भी दल में हो, कोई प्रदेश के प्रभारी और बड़े नेता आ रहे, उस वक्त भाषण अगर चलता है तो भाषण को थोड़ी देर रोककर उसे पूरे मंच को और जनता को अवगत कराना पड़ता है कि माननीय प्रभारी आ चुके हैं, उनको एक बार तालियों से बजाकर स्वागत कर ले या फिर अलर्ट करने के लिए। इस तरह उन्होंने किया तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। अरे कल तो बता तो दे कि हमारा कार्यक्रम कैसा था। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है। जिस मुद्दे को लेकर चर्चा होनी चाहिए उससे कई ज्यादा नेताओं के बयानातों पर चर्चा हो रही है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ बीजेपी से, आशीष यादव कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आशीष यादव जी, एक बात तो है कि आपकी पार्टी में बहुत ज्यादा फ्रीडम है, मंच में जिस तरह के दिलचस्प दृश्य देखने को मिले, अलग अलग बयान तो आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो है, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही फ्रीडम है, जिसके जो मन में आता है वो बोल जाता है।
जी, आप सभी को नमस्कार। और अभिषेक जी, आशीष नहीं है, माफ कीजिए अभिनव जी, वन्य सॉरी, मिश्रा मैं साथ हूँ, ये और गलत नाम आलोक लेते जी हैं। है, किरण जी नहीं है। जी तो आप सभी को नमस्कार, केके जी को नमस्कार, आलोक भाई को नमस्कार, अभिषेक जी आपको भी नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा आज पूरे देश में गूंज रहा है। देखिए अभिषेक जी, पूरी जनता सवाल पूछ रही है, और जो अनियमितताओं को लेकर के जो पहला एटम बम फोड़ा था राहुल गांधी जी ने, उस पर सवाल जनता पूछ रही है। आज बिहार की जनता, बिहार के चुनाव में बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि ये सब उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कैसे हुआ। अब देखिए, बात ये हुई हमारे छत्तीसगढ़ की करें तो कल जो रैली हुई हमारी, बहुत विशाल रैली हुई, हमें बहुत समर्थन प्राप्त हुआ और काफी माने अच्छा रिस्पांस भी मिला इस रैली को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में और नेताओं में तिलमिलाहट हो गई। तो कैसे भी वो हमारे इस रैली को बदनाम करने के जो तुले हुए अलग अलग प्रकार के बयानों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद पहले खुद बोलते हैं कि वोट चोरी ऐसा कोई मामला नहीं होता, सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जाते हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता आके उनका बचाव करते हैं और बोलते हैं वोट चोरी कुछ नहीं हो रही। उसके बाद विजय शर्मा जी खुद बोलते हैं कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी स्वयं कंफ्यूज है कि वोट चोरी हो रही कि नहीं हो रही। तो उनको, उनके नेता को, तो जिनके ऊपर वालों को तो पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उनके कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि क्या ये हो रहा है कि असल में नहीं हो रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात के रहने वाले प्रभारी है बिहार के, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में जुड़ जाता है पटना में, और उसके बाद कहते हैं क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि है तो वहीं से उनका नाम जुड़वा लिया गया, 2 साल से प्रभारी है। तो ऐसे तो इनके कितनों का कहां कहां नाम जुड़ा होगा और कितने कितनी जगह में नाम जुड़ा होगा। तो ये सारी जो त्रुटियां है, हम तो बोलते हैं ना, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे हमने किया जो 6 महीने लग गए, 7-8 फीट ऊंचा इन्होंने कागजों का ढेर दिया था हमको इलेक्शन कमीशन ने। हमने मांगा डिजिटल डेटा कि हमको 15 से 20 मिनट लगेगा, पूरे देश भर की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ये अलग काम कर लेंगे। तो डिजिटल डेटा हमको प्रोवाइड नहीं करते और बोलते हैं कि माताओं बहनों का वीडियो कैसे दे दे। अभी कल लोकसभा जो राज्यसभा में वोटिंग हुई, वो उपराष्ट्रपति जी की सारा वीडियो सबने देखा, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हुई इलेक्शन कमीशन को कि कैसे वीडियो दिखा दिया गया। तो ये सारे संदेहास्पद चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी और अभिमन्यु जी, दोहरापन तो भगत में वोट चोरी कर रहे हैं जी, और जो आपने दोहरापन तो दिखता है, लेकिन दोहरापन तो आपकी पार्टी के नेताओं के बयानों में भी दिखता है, क्योंकि कोई एक नेता आलोचना करता है तो दूसरा नेता उस आलोचना की ही आलोचना कर देते हैं मंच से। एक दिन पहले सचिन पायलट जी एकजुट होने की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद अब मंच पे देख रहे हैं कि हर कोई अपने दिल की बात कह के चला जा रहा है और बीजेपी का मौका दे रहे हैं आप बेसिकली। जी, आपके मैं सवाल पे ही आ रहा था। आपने बोला बोलने की छूट है, बिल्कुल है। तो उसमें देखिए, अगर अपने मन की बात, आपने स्वयं अभी कहा कि अपने नेताओं ने अपनी मन की बात की, तो मन की बात करने का ये मतलब नहीं है कि वो एकजुट नहीं है या उनमें कोई टकराव है। तो उन्होंने देखिए स्पष्ट रूप से कहा, अगर टकराव होता है, नेताओं में आपसी कुछ खींचतान होती है, तो वो ऐसे दिखती नहीं है सामने। जैसे भारतीय जनता पार्टी में खींचतान है, जो मंत्री बनने के लिए दर्जन दर्जन भर दावेदार होते हैं, सालों साल लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं मंत्री बनाने में। यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात हो गई, मंत्री एल्डरमैन नियुक्त नहीं कर पाए लोग, नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं और अभी भी बोलते हैं कि बस 1 हफ्ता 2 हफ्ता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें आपसी खींचतान इतनी ज्यादा है। आप देखिए, नेताओं का नाम गायब कर देते हैं, फोटो गायब कर देते हैं एक दूसरे की, ये सब खींचतान चलती है। तो ये होती है गुटबाजी। उस पर बीजेपी से जवाब लेंगे, लेकिन दीपक बैज जी ने अमरजीत भगत जी से माइक छीनने का जो कारण बताया, वो थोड़ा हजम नहीं हुआ कि वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी प्रभारी आ गए थे तो उसका अनाउंसमेंट करना था, इसलिए उनको माइक से हटा दिया। तो ये अनाउंसमेंट तो वो खुद भी कर सकते थे। अगर अमरजीत भगत जी अगर स्वागत कर देते सचिन पायलट का तो क्या हो जाता? नहीं, देखिए, वो सब तय होता है, कौन स्वागत करेगा, क्या किसका किसका रहता है। और उसमें अगर आपत्ति होती है अमरजीत भगत जी को भी, तो वहां पे उन्होंने दर्ज कराई होती। और आपने जो और नेताओं के बयानों के बारे में बात करी, उसका मैं जवाब वही देना चाहता हूं। अभिमन्यु जी, अगर वहां पर अमरजीत भगत की जगह भूपेश बघेल जी होते तो क्या उन्हें भी ऐसे ही हटा दिया जाता? नहीं, देखिए, बात वो नहीं है। मैंने क्या बताया, कोई भी कार्यक्रम की एक रूपरेखा पूरी तय होती है पहले से कि कौन स्वागत करेगा, उसके बाद कौन आखिरी में आभार करेगा, किसके किसके भाषण जो है किस क्रम में होंगे। कभी कभार इस तरह की चीजें आगे पीछे हो जाती है अचानक से। जैसे मान लीजिए प्रभारी जी का आगमन हो गया, तो उनका स्वागत करने जिसको अपॉइंट किया गया था उनको वहां पर ला दिया गया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जो आप ये जो चरणदास महंत जी के बयान की बात कर रहे थे, वो जरूर मुख्य है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जैसा लगा, वो बात कर रहे थे कि जो चमचे प्रवृत्ति के कुछ लोग कार्यकर्ता होते हैं, और मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं, हर एक राजनीतिक पार्टी में
नेताओं के पास ऐसे 2 4 6 8 10 ऐसे लोग होते हैं आसपास जिनसे घिरे होते हैं, जो चमचे प्रवृत्ति के होते हैं, जो नेताओं को मूलतः नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नेताओं से जुड़े होते हैं। उनको अगर कहा गया है तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हो सकता है शिव डहरिया जी को लगा होगा कि सारे कार्यकर्ताओं को कह दिया गया, तो उन्होंने अपनी बात ये कह दी, उन्होंने अपनी बात रख दी, या उनके चमचों को बुरा लग गया होगा। खैर नहीं, आगे बढ़ते इस पे आलोक जी, जरूरत है, अगर उनके आसपास चमचे हैं तो उनको बच के रहने की जरूरत है शिव डहरिया जी को। अब हर नेता थोड़े बहुत तो अपने पास समर्थक रखते ही है, खैर कोई नई बात नहीं है। आलोक जी, नहीं, क्या ये जो माइक छीनने वाला मामला है उसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एक मंच संचालक होता है, सब चीजें फिक्स्ड होती है स्टेज पे जो होती है, इसको इतना क्यों तूल दिया जा रहा है? और अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, अभिमन्यु जी को और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा सादर नमस्कार। तो देखिए, बिना आग के कहीं पे धुआं निकलने तो आपने नहीं देखा होगा, या बिना धुआं के कहीं पे ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि कहीं पर मैं आग ना लगाऊं और धुआं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये आग लगी हुई है, तभी ये जो धुआं है वो निकल रहा है इस वक्त। और ये कांग्रेस पार्टी का जो ये मामला है, मैं फिर भी कहूंगा कि ये उनका एक अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां पर देश हित की बात होती है, वोट चोरी की बात करते हैं, जहां जनता को वास्तविक मुद्दों से हटा करके ऐसे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करने की जो कोशिश होती है, कांग्रेस आज अपनी पार्टी में एक अलोकतांत्रिक लोकतंत्र चला रही है। दूसरी ये बात करते हैं कि वोट चोरी की, तो दो ऐसे अवसर मैं इतिहास के आपको जो है गिना सकता हूं जिसमें वोट चोरी किया गया। एक 1946 का जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव था, 15 उसमें वोट डालने वाले पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें 13 लोगों ने वोट डाला था, और वो 13 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए वोट किया था, और बाकी के 3 पार्टिसिपेंट्स ने वोट ही नहीं किया था। वो पूरा के पूरे 13 वोट जो है वो चोरी करके जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। दूसरा, 1975 में 71 के चुनाव को श्रीमती स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी को शासकीय तंत्र के दुरुपयोग के साथ चुनाव माननीय उच्च न्यायालय ने यह ठहराया कि आपने शासकीय प्रणाली का, शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करके, वोट चोरी करके कहना चाहिए, आपने चुनाव को जीता है और उनकी सदस्यता को रद्द कर दी। एक और बात बताना चाहूंगा कि तीसरी बार 1977 में इमरजेंसी के बाद कैसे तानाशाही के साथ में जब वो चुनाव हार जाती है, तो जो चुनाव को घोषित करने वाले जो अधिकारी है उन्हें 3 बार रिकाउंटिंग के लिए कहा जाता है, और उसके बावजूद चुनाव के परिणामों को बताने से मना किया जाता है। कौन मना करता है? तो ये तानाशाह कांग्रेस की सरकार मना करती है कि आपको इंदिरा गांधी के हारने की खबर को बताने की आवश्यकता नहीं है। कई घंटों तक चुनाव परिणाम को रोक के कहा जाता है। वो देश के सबसे काले अध्यायों में से है और उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता भी है। आज पर आते हैं एक तरफ जब कांग्रेस सवाल उठाती है कि वोट चोरी हुई है या गड़बड़ियां हुई है, तो आप कहते हैं कि संवैधानिक संस्था का अपमान है। तो कल विजय शर्मा जी क्या कर रहे थे जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता ने इधर का वोट उधर करवाया, एक कमरे में 350 वोटर जुड़ गए? क्या अब आपके पार्टी के सीनियर नेता अब अपमान नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन का? अभिषेक जी, देखिए, आपने सुना होगा विजय शर्मा जी को, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। क्या बात करी उन्होंने, क्या तथ्य रखे उन्होंने? यही तथ्य की मैं बात करता हूं। यदि आप किसी आरोप प्रत्यारोप के साथ में आते हैं तो आपके पास वो तथ्य होने चाहिए जिसे आप स्वीकार कर सके, और जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के पीछे एक बैकग्राउंड जो होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि अगर आपसे कोई सच्चाई पूछता है तो आप उस सबूतों के साथ में खड़े होते हैं। राहुल गांधी जी बिना किसी तथ्य के एक ऐसे संवैधानिक संस्था पर आरोप उन्होंने भी तो तथ्य रखे थे, पूरे नाम के साथ, डिटेल्स के साथ। जिस तथ्य की वो बात कर रहे हैं उस तथ्य को प्रस्तुत करने वाले जिसके आधार पर आप ये मत बोलिएगा कि अब आप एफिडेविट भी देने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी कि ये तथ्य हमसे गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी जी जो है प्रेजेंट कर गए, ये तथ्यों में गड़बड़ी है, हम माफी मांगते हैं। चलिए इस पे लौटेंगे। उन्होंने देश से माफी मांगनी तो राहुल माफी मांगने में, तो बिना तथ्यों के बात करना और तत्वहीन राजनीति करना नहीं, पर इससे ये तो साबित होता है कि इलेक्शन को रिग्ड किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इससे जो बात कांग्रेस कर रही है, आज आप उसी पन्ने पे खुद भी खड़े हो गए हैं, ये बयान देखिए। खैर, देखिए, ये मैनिपुलेशन की बात ये गलत है। ये अगर आप आज देखिए, आज बिहार चुनाव में जब हम वोटर लिस्ट को सुधारने की बात करते हैं तो उसका भी विरोध कांग्रेस करती है।
यदि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो पहले कांग्रेस विरोध करती है। तो वही मेरा कहना सर है कि अब हर बार राजनीति ऐसी है, आज वोटर लिस्ट की बात हो रही है, कल परिसीमन की भी बात होने लग जाएगी। खैर उस पर लौटेंगे। के शर्मा जी, 1.5 साल हो चुके हैं चुनाव को, मंथन भी हुआ था, कांग्रेस ने हार पर मंथन भी किया। 1.5 साल के बाद हर नेता अलग अलग कारण गिना रहा है और 1.5 साल के बाद उन्हें पता चला कि वोट चोरी हुई है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है कहा जा सकता है। एकजुटता की आवश्यकता है। जो प्रयास सचिन पायलट कर रहे हैं, जो कलेक्टिव लीडरशिप, सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता है। लेकिन सामूहिक नेतृत्व होता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे प्रदेश स्तर पर। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते हैं जो मुखिया होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है समस्त वरिष्ठ नेताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने की। कल की जो घटना थी, एकजुटता बढ़ाने की दृष्टि से कहा जा सकता है, एक बड़ा आयोजन था कांग्रेस का। उसमें तमाम नेताएं अपनी बातों को लेकर मुखर होते रहे। ये बातें जो कमरे के भीतर होनी चाहिए थी, कल खुल के सभा में होने लगी। शिव डहरिया की बात कह लीजिए, आपने बताया है कि कार्यकर्ता है, चमचे नहीं है वाली बात कही। उसके पहले ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सभी कार्यकर्ता है। तीसरी चीज, भूपेश बघेल ने सबसे बड़ी बात कही कि हमारी सरकार जो हारी है वो काम नहीं करने के कारण नहीं, वोट चोरी के कारण हारी। उससे पहले टीएस सिंहदेव का बयान आता है कि नियमितीकरण हम नहीं कर पाए, अपने घोषणा पत्र पूरा नहीं कर पाए, इसके कारण हारे। तो इसके साथ ही साथ माइक छीनने वाली बड़ी घटना हुई, जिसको लेकर एक आदिवासी नेता जो 4 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है अमरजीत भगत, उनके सामने एक बहुत ही जूनियर कहा जा सकता है विजय जांगीर, उनके सामने बहुत जूनियर है, भले ही वो संगठन के प्रभारी हैं। लेकिन पद की दृष्टि से देखिए, मेरी जानकारी में राजस्थान में कोई चुनाव लड़ने की भी बात नहीं, किसी आयोग के सदस्य रहे हुए हैं। जो माइक, एक घटना देखिए, कहीं भी माइक चलते रहता है तो जब मुख्य अतिथि आते हैं तो जो हम देखते हैं उसमें ये रहता है कि आके जो प्रभारी है, ये जो मंच संचालन कर रहा है, वो आके कान में बता देता है कि अतिथि आ गए हैं, भैया आ गए हैं। तो उसकी जानकारी मिलते ही वही स्वागत कर देता है जो वरिष्ठ नेता होता है, जो मंच पर अपनी बात कह रहा है कि हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी आ गए हैं, आप सभी स्वागत कीजिए, ताली बजाइए। ये प्रोसेस होता है। पहले जिस ढंग से सुबोध हरिवाल मन का संचालन जिस संयमता से कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, उस बीच में जिस झटके से खींचा गया विजय जांगीर, क्या ये सम्मान देता? आपने बड़ी सवाल किया, क्या ये भूपेश बघेल के साथ संभव था? क्या एक आक्रामक तेवर, एक सीधे साधे नेता, ये अंतर है क्या दोनों में? तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है, भाजपा का अवसर उसी से मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, अभी जैसे अभिमन्यु जी ने पूरे मुद्दों की बात कही है, आशीष जी ने भी इतिहास की बात कही है। इतिहास में जो कुछ हुआ, क्या आपने भी कहा कि आपको अधिकार नहीं मिल जाता? अभी हम सुधार की बात करते हैं। चुनाव आयोग में जो मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात आ रही है, राष्ट्रीय स्तर पर सघन पुनरीक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात विजय शर्मा जी कह रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। वो भी कह रहे हैं 2 जगह नाम है, और टीएस सिंहदेव कह रहे हैं 2 जगह नाम है, तो ये वोट चोरी है। लेकिन के शर्मा जी, ये दावा छत्तीसगढ़ में कितना फिट बैठता है? मेरा सवाल इसलिए कि मैं आंकड़े देख रहा था 23 के इलेक्शंस के, तो 11 सबसे कम मार्जिन से जो पार्टी जीती है उसमें कांग्रेस 7 सीटों पर जीती है, सबसे कम मार्जिन से 7, और बीजेपी 3 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1, सबसे कम मार्जिन से। और ऐसे में आप कह रहे हो आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सबसे कम मार्जिन से आपने 35 में से 7 सीटें जीती हैं, और अगर मैं 15 सीटों में जाऊं तो आपने 35 में से 12 सीटें जीती हैं सबसे कम मार्जिन से। तो ये आरोप कांग्रेस का कि वोट चोरी छत्तीसगढ़ में हुई है, ये इन आंकड़ों में तो कहीं फिट नहीं बैठता। देखिए, वोट चोरी जैसे कहा जा रहा है कि 2 जगह नाम है, तो ये बहुत बड़ी संख्या में होगी। पहले भी मैंने ये बात आपके सामने रखी थी डिबेट में कि अन्य राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ में कमाने खाने आते हैं और वहां भी नाम रहता है, यहाँ भी नाम जुड़वा लेते हैं। जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि रायपुर के लोगों का नाम कमरदा में है, जो चीज मतलब राहुल गांधी ने भी वही चीज कहा कि दूसरे राज्य में नाम है, यहाँ भी महाराष्ट्र में भी नाम है। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। इसको लेकर के बूथ स्तर पर सक्रियता की जो बात कांग्रेस ने कही है कि बूथ स्तर पर हमारे जो जिला के संगठन के हैं, ब्लॉक संगठन के हैं, और जो बूथ स्तर के हैं, ये स्तर पर यदि जांच करते हैं तो मुझे लगता है कि गड़बड़ियां निश्चित रूप से सामने आएगी, बहुत सारे अध्ययन। लेकिन बात यहाँ आती है, वोट चोरी के यदि 2 जगह नाम है तो क्या उन्होंने 2 जगह मतदान किया है? क्या जितने भी आवेदन आ रहे हैं, जैसे टीएस सिंहदेव ने कहा 18,000 लोगों के नाम, तो क्या इसे मैनुअल एरर की श्रेणी में नहीं रखा जाता? अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू हुआ था, कुछ 3 एक्स इलेक्शन कमिश्नर थे, उनसे जब पूछा गया कि एफिडेविट का ये जो मामला है वो कितना सही है, तो उन्होंने बोला इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और अगर ये दिया भी जाता है तो भी ये त्रुटिपूर्ण है।
क्योंकि आप बात कर रहे हैं लाखों वोटर्स की, उसमें हो सकता है कि जो बीएलओ की गलती से एक आध मामला ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन क्या उसके लिए आप नेता को उठा के जेल में भर देंगे? अगले ने एक गंभीर सवाल उठाया है। मोहम्मद अकबर का भी बयान आ गया है कि मैंने नाम नहीं जोड़ा है, वही चीज जो आप बोल रहे हैं, लेकिन कमियां तो है ना, कमियों को दुरुस्त करना है। जो इतिहास में जो कमियां बताई जा रही वो अब ना हो। यदि मतदाता सूची में यदि सघन पुनरीक्षण देश भर में होता है तो बिहार जैसे स्थिति तो सब जगह आएंगे। जो छत्तीसगढ़ में बात कही जा रही, जो मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ 5 लाख छत्तीसगढ़ में मतदाता है। कितने मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने डबल मतदान कर दिया होगा? यदि 2 जगह नाम है, 2 जगह मतदान कर दिया, क्या चुनाव प्रभावित हो रहा है? 97 करोड़ देश में है मतदाता है, तो क्या केंद्र में जो सरकार बनी है उसका भी कारण, जब कम मार्जिन से जीत की बात कह रहे हैं, तो उसमें कितने प्रतिशत ऐसे होते हैं कि सरकार प्रभावित हो सकता है? क्या ये डबल वोटिंग के कारण ऐसा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। कम मार्जिन से जीत का कारण 2 जगह नाम हो सकता है, मैवैचिक बोर्ड बहुत संख्या में हो सकते, छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ डबल मतदान हुआ है क्या, ये कितने लोगों ने पकड़ा है? क्योंकि मीडिया भी सक्रिय रहता है, बूथ एजेंट भी वहां पे बैठे रहते हैं। जो माइक्रो लेवल पर इतनी बड़ी स्तर पर क्या ये गफलत हो सकती है? अभिमन्यु जी, समय थोड़ा सीमित है, इस पर जवाब चाहूंगा। कांग्रेस का एसआईआर को लेकर स्टैंड क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन एसआईआर को लेकर आपकी स्थिति डावाडोल नजर आती है। देखिए अभिषेक जी, एसआईआर त्रुटिपूर्ण है, उसके लिए कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। पहले तो जो मृत लोगों के जो सूची से नाम काटा गया था उसकी लिस्ट भी देने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था। वो तो जब कोर्ट ने फटकार लगाई तब उन्होंने वो लिस्ट सौंपी, और उसके बाद जब लोग सामने आने लगे जो है हम जिंदा है बोल रहे हैं, उनको मरा बोल के नाम काट दिया गया। तो ये सब जो त्रुटियां एसआईआर के ऊपर आई तब वो सवाल उठा। देखिए प्रक्रिया पे कभी सवाल क्या है? अगर कोई प्रक्रिया सही ढंग से की जाए तो एसआईआर कोई गलत प्रक्रिया तो है नहीं, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत हो रहा है, ये हमारा सवाल है। और कुछ जो चीजें बोल रहे थे, मैं कुछ जवाब बस देना चाहूंगा। जैसे 1946 की बात की गई, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बात की गई थी, जो कि इनडायरेक्ट रूप में प्रधानमंत्री का ही चुनाव था। तो मैं बताना चाहूंगा उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ था। उसमें क्या कहते हैं, पटेल जी ने अपना नाम स्वयं सर्वसम्मति से पीछे ले लिया था। हालांकि ये बात ठीक है कि कई सारे राज्य प्रमुख जो थे उनके समर्थन में थे, लेकिन कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई ऐसे वोट 2 वोट और 14 वोट वाली बात नहीं हुई थी। उसके अलावा अब जो आज की बात करें तो बोले कि आरोप जो लगाए बिना तथ्यों के लगाए हैं, तो बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाए गए हैं, पूरा डेटा दिया गया है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पन्नों का डेटा दिया गया है। अभी केके जी इस बारे में बात कर रहे थे कि जो डबल नाम, 3 नाम, 4 नाम होते हैं, ये बहुत बड़ी त्रुटि है, लेकिन इससे कैसे पता चलेगा उन्होंने सब जगह वोट दिया है कि नहीं दिया है? अलग अलग जगह में, अलग अलग जिलों में, यहाँ तक कि एक का तो अलग अलग प्रदेश में नाम जुड़ा हुआ था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक गुजरात में जो यहाँ बीजेपी के प्रभारी है उनका नाम यहाँ बिहार में जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब डिजिटल डेटा प्रोवाइड करने से क्या होगा कि कोई भी नई जगह का नाम जुड़वाता है तो उसका ऑटोमेटिकली पुरानी जगह से नाम काट देने की व्यवस्था रखना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ऐसे में तो कोई भी एक व्यक्ति कितनी भी जगह जाएगा और नाम जुड़वाता जाएगा। और आप जो बोलेंगे 80 लोग एक घर में रहने का जो ये लोग बता रहे थे, वो भी कह रहे थे कि जो काम आसानी से हो सकता है उसके लिए इतनी सर फुटवल क्यों किए जा रहे, बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इलेक्शन एक बहुत ही गंभीर मसला है और अगर इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं, और ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने उठाए, अब तो बीजेपी के नेताओं ने भी उठा दिए हैं। क्या इसको लेकर अब गहन स्तर पर काम होगा और जो सवाल उठाए गए हैं क्या उनका जवाब मिलेगा? इन सब के बीच राजनीतिक दल अपने स्तर पर मंच सजाकर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या है, ये दिलचस्प है। देखते रहिए नाउ द टीवी। नमस्कार।